करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का एनर्जी फ्यूचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। भारत तेजी के साथ इस पर काम कर रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत में एनर्जी खपत दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। Friends, the theme this year is relevant. It is India's energy future in a world of change. I can assure you, India is full of energy. India's energy future is bright and secure. Let me explain why I feel so. Friends, this year has been challenging for the energy sector. सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां केंद्र सरकार ने कहा है कि वह दिल्ली एनसीआर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलने वाली पराली से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए कानून बनाकर एक स्थायी निकाय बनाने पर विचार कर रही है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर को वन मैन कमीशन नियुक्त करने के शीर्ष अदालत के 16 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। केंद्र के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 16 अक्टूबर के अपने आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वन मैन कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राजनीतिक दलों से कहा गया था कि कोविड-19 के मद्देनजर और 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्यक्ष रैलियां करने के बजाय ऑनलाइन प्रचार करें। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत निर्वाचन आयोग से कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों और कानून को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक रैलियों के संबंध में उचित निर्णय लिया जाए। शीर्ष अदालत में आयोग और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की केंद्रीय जांच ब्यूरो से अदालत की देखरेख में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने और इसके लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है। तो वहीं इसके पहले 12 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई हुई थी। याचिका के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, आपको बता दें, लगातार यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर कांदरपल से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वह समाप्त हुआ है। एसएफ और 24 आरआर की संयुक्त टीम ने यह ऑपरेशन चलाया था। याचमा गांव में ऑपरेशन जो चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है और ऑपरेशन में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर कांदरबल से मिल रही है, जहां पर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। याचमामा गांव में यह ऑपरेशन चल रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है और इस ऑपरेशन में कुछ भी नहीं बरामद हुआ। कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो समाप्त हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर कांदरबल से मिल रही है। एसएफ और 24 आरआर की ये संयुक्त टीम के साथ काम हो रहा था। याचमा गांव में यह ऑपरेशन चल रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन
समाप्त हो चुका है। एसएफ और 24 आरआर की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को चलाया था। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई ज्वाइन कर ली और इस मौके पर आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जिसने अनुराग कश्यप को किया घायल वो है पायल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पायल घोष से मुलाकात की थी हाल ही में। उन्होंने पायल को भरोसा दिया था कि उनकी पार्टी न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। हरियाणा के चरखी दादरी में चांदवास गांव में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां डॉक्टर सुशील गुप्ता का बड़ौदा चुनाव पर बयान आया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन बीजेपी के हम विरोध में हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती, व्यवस्था बदलने का काम करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं और जंगल राज है। किसानों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बड़ौदा चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की हार निश्चित है। किसान विरोधी कानून बनाकर कहीं न कहीं अपने आप का अस्तित्व बचाने के अंदर लगी हुई है, परंतु लगातार जो एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र है, जो अनलिमिटेड भंडारण करके लोगों के महंगे चीज बेचने का षड्यंत्र है, अडानी और अंबानी जैसे घरानों के लिए किसानों का कोर्ट में जाने का रास्ता बंद कर दिया। इन तीनों काले कानून। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर टिप्पणी को लेकर उनकी ही पार्टी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें, महबूबा के बयान से खफा जम्मू क्षेत्र के 3 नेताओं ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के बयान से खुद को अलग कर लिया। महबूबा के बयान से खफा जम्मू क्षेत्र के नेता वेद महाजन, टीएस बाजवा और हुसैन अली वफा ने पीडीपी से इस्तीफा दिया है। इन तीनों नेताओं ने तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की और पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में निगम के कर्मचारी और डॉक्टरों की सैलरी ना मिलने के कारण हंगामा हो रहा है। आपको बता दें, डॉक्टर कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम की तरफ से संचालित हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने लंबित वेतन न दिए जाने के विरोध में कनॉट प्लेस पर प्रदर्शन किया। तीनों नगर निगम के महापौर निगम के कर्मचारियों को सैलरी न मिलने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके घर के बाहर बैठे हैं। डॉक्टरों ने अपनी मांग पर ध्यान आकर्षित करने के लिए रावण का पुतला भी फूंका और हिंदू राव अस्पताल के 5 रेजिडेंट डॉक्टरों ने पिछले 3 महीने का वेतन जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। और इसी बीच दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने प्रदर्शनकारियों से मिलकर उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह किया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीएमसी ने संघ की तरफ से उठाई गई 7 मांगों पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तीनों निगम के महापौर सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के बाहर धरने पर बैठे। तीनों निगमों के मेयर निगम की बकाया राशि 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए सीएम के आवास पर पहुंचे। निगम को राशि नहीं मिलने पर तीनों मेयर ने धरना दिया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर होने के नाते मैंने पिछले 15 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से बड़ी मार्मिक अपील की थी और मैंने उसमें लिखा था कि आपका हमसे राजनीतिक द्वेष हो सकता है। पूर्वी दिल्ली की जनता ने भाजपा को काबिज किया। पूर्वी दिल्ली की जनता ने एक जिम्मेवारी सौंपी है। हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दें। मैंने उनको अपील करी उस पत्र के अंदर कि आपका हमसे कुछ भी बात झगड़ा हो सकता है, लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों से आपका क्या झगड़ा है, तीनों निगमों के कर्मचारियों से आपका क्या झगड़ा है। उनकी तनख्वाह, उनका वेतन समय पर दिया जाए। त्योहारों का समय आ रहा है तो कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। तीनों निगमों के मिलाकर 1.5 लाख कर्मचारी, 50,000 पेंशनर, 2 लाख कर्मचारी इस समय पूरी तरीके से परेशान हो रहे हैं। कहना चाहते हैं कि डीवीसी हमारा काम करे।
ये सफाई कर्मी हमारा कम करे। अभी प्रदूषण पर देखिए हमारे सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और जब कर्मचारी हमसे आकर पूछते हैं कि मैडम अब जो पर्व त्योहार का समय है तो क्या हमारी सैलरी मिलेगी क्या नहीं, तो जब हम कहते हैं कि देखिए आपको सैलरी जो है वो हम अभी जो है निर्गत करवा देंगे, तो अब प्रश्न है कि हम सिर्फ उन्हें आश्वासन ही कैसे दें। तो अरविंद केजरीवाल जी, हम सिर्फ आपसे निवेदन करते हैं कि आप एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हो या डीवीसी हो या हमारे शिक्षकगण हो, सभी यदि आपसे डिमांड करते हैं तो आप हमारे सभी कर्मियों को जो है ये वेतन देने में क्यों असमर्थ हैं? लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, हमारी चिंता है अपने तीनों नगर निगम के भी 2 लाख कर्मचारी, 1.5 लाख हमारे कर्मचारी है, 50,000 से ज्यादा हमारे पेंशनर है। आज सबकी सैलरी और पेंशन के लिए वो लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार हमारे पैसे जारी नहीं कर रही। 13,000 करोड़ रुपया हमारा 3rd DFC, 4th DFC, 5th DFC का बनता है, और करंट ईयर का हम हिसाब लगाएं तो तीनों नगर निगम का पैसा नहीं दे रहे। बीटीए का पैसा रोक लिया, हेल्थ का पैसा रोक लिया, एजुकेशन का पैसा रोक लिया, सैनिटेशन का पैसा रोक लिया, तो एमसीडी काम कैसे करेंगी? आप जो हमारा अधिकार बनता है वो अगर हमें समय पे नहीं देंगे, आज दिल्ली के तीनों प्रथम नागरिक सड़क पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, सरकार से मिलना है। ये तो राजधानी दिल्ली में 3 मेयर ने सीएम आवास के बाहर धरना दिया, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने इन्हें 2 बजे का समय दिया था और ये अब तक नहीं आए। अगर इनको समाधान चाहिए था तो आ जाते, बात कर लेते, पर इन्हें तो राजनीति करनी है। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि डॉक्टरों को तनख्वाह मिल रही है या फिर नहीं। अगर उनको सॉल्यूशन निकालना था तो आ जाते ना, बात करते। पर मुझे लगता है उनको राजनीति करनी है और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि डॉक्टर्स को तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ देखिएगा, केंद्र सरकार ने सारे देश की सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ को पैसा देती है प्रति पर्सन व्यक्ति के हिसाब से। दिल्ली की कॉरपोरेशन को नहीं देते, तो उनसे मांग लो भाई, तुम्हारे से अगर नहीं चल रहा। दिल्ली सरकार के तो आपने बहुत पैसा देना है, हजारों करोड़ रुपया देना है, लोन है जो कि दिल्ली सरकार को उनसे वसूल करना है। आप केंद्र से नहीं मांगते, केंद्र से मांग लो, दे देंगे। वो सबको देते हैं तो आपको भी दे देंगे। पंजाब में किसानों ने 5 नवंबर तक रेलवे ट्रैक खाली किए हैं, जिसके कारण पंजाब को राहत मिली थी। मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन अब सरकार ने यात्री गाड़ियों को आने जाने की छूट देने की मांग को लेकर मालगाड़ियों के आवागमन को बंद कर दिया, जिस पर किसान भड़क गए। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने के बहाने ढूंढ रही है, लेकिन किसान सरकार का दबाव किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੇਹ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਫੇਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਐਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਡਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜੂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਭੇਜੀਏ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਭੇਜੂ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕਿਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਾ ਭੇਜਾ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਉੱਧਰ ਚੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਦਾ, ਚੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਊ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਗਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਿਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ 'ਚ ਮੁੱਤੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ 'ਚ ਮੁੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੜਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਦਲਾਲੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। वहीं राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, सीमावर्ती क्षेत्र में जासूसी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक इंटेलिजेंस से पुलिस उमेश मिश्रा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी हैंडलिंग एजेंसी को सूचना देने का आरोप है।
राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सूचना पाकिस्तानी हैंडलिंग एजेंसी को भेजने के मामले में लिप्त होने के आरोप में रोशनदीप नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार युवक पिछले कुछ सालों से जासूसी गतिविधियों में सक्रिय था। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर खुफिया तौर से उसकी निगरानी रखी जा रही थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक महत्व की जो सूचना है पाकिस्तानी हैंडलिंग एजेंसी को भेजने के मामले में लिप्त होने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे संदीप। बिल्कुल लक्की, देखिए जिस प्रकार से लगातार ये अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और आज का जो मामला है, आज ही जो घटना सामने आई है, ये बहुत बड़ी घटना है राजस्थान क्षेत्र के लिए। सीमावर्ती क्षेत्र में जासूसी करने के आरोप में रोशनदीप गिरफ्तार हुआ है। रोशनदीप नाम का जो बंदा है वो एक लगातार पिछले कई वर्षों से पाकिस्तानी हैंडलिंग जो एजेंसी है उनको जो भी गतिविधि हो रही है सीमावर्ती क्षेत्रों पे उनकी गतिविधियों को सूचना दे रहा था लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी हैं, आरोपी रोशनदीप जो गिरफ्तार हुआ है, अतिरिक्त महानिदेशक इंटेलिजेंसी के पुलिस उमेश मिश्रा की जिसमें में जो कार्रवाई हुई उसके तहत गिरफ्तार हुआ है। और ये पिछले कई सालों से लक्की बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पाकिस्तानी हैंडलिंग जो एजेंसी है उनको पूरी सूचना दे रहा था। वो इसके एवज में इसको बहुत मोटी रकम मिल रही थी। आज ये गिरफ्तार हुआ है, ये बहुत बड़ा एक अच्छा अचीवमेंट है राजस्थान सरकार के लिए। ये कहें कि राजस्थान पुलिस प्रशासन के लिए बहुत अचीवमेंट है। लक्की, आपसे जानना चाहेंगे संदीप, जिस तरह से तमाम आपने ये जानकारी दी कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन पूछताछ की गई और जिस तरह से आपने बताया कि जो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हैं उमेश मिश्रा, उन्होंने गिरफ्तार युवक जो है उससे पिछले कुछ वर्षों से जासूसी गतिविधियों में सक्रिय होने की बात कही है, प्रारंभिक तौर पर क्या लगता है, क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए लक्की, बता दो इसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होगा। और जहां तक मीडिया सूचना के अनुसार जो सूचना मिल पा रही है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज पहले भी हो चुका है, क्योंकि इसके जो पूर्वज थे उन्होंने भी ऐसा काम किए थे और इसके पिताजी थे वो भी जेल जा चुके हैं इस मामले को लेकर। लेकिन ये बंदा बेटा होने के नाते इतना भी ये वो भूमिका निभाई और आज वो इस कंडीशन में आ गया है कि इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। और उमेश मिश्रा जो इंटेलिजेंसी के ब्यूरो हैं और प्रमुख हैं राजस्थान में मान लें, तो उन्होंने साफ कर दिया है इस चीज को लेके। आज पीसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये उमेश मिश्रा बहुत बड़ा एक गेम खेल रहा था राजस्थान या ये देश के लिए। तो इस पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा और आने वाला समय इनके लिए घातक होगा। धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, नूरपुरा इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों के सामने एक आतंकवादी ने आत्मसमर्पण किया है। एक आतंकवादी और आत्मसमर्पण कर सकता है, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है। आत्मसमर्पित आतंकी से एक AK राइफल जो है वह भी बरामद की गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को नूरपुरा इलाके में बड़ी कामयाबी लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। जिस तरह से पहले नूरपुरा अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया था और अब जानकारी ये मिल पा रही है कि सुरक्षा बलों के सामने एक आतंकवादी ने आत्मसमर्पण किया है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे रविंद्र। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर आतंकियों पर नकेल सुरक्षा बलों ने डाली हुई है, उसको लेकर आज भी नूरपुरा जो पुलवामा का इलाका पड़ता है वहां पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी जो हैं छुपे हुए हैं और जब कॉर्डन किया गया तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई और जल्द ही एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और दूसरा आतंकी जो है उसने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और उसके पास से एक AK-47 जो है वो बरामद की गई है और ऑपरेशन जो है वो ओवर हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि लगातार जिस तरह से सुरक्षा बलों का खौफ जो है वो कश्मीर घाटी में अब आतंकवादियों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, तो यही वजह है कि अब तक जो है तीन बार जो है आतंकियों ने समर्पण किया है। 2 बार परिवार की गुहार जो थी वो आतंकियों को जो है वो लगाई गई थी और उसी के चलते और एक आतंकी आज जो है
वो उसने भी आत्मसमर्पण किया। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल जो है लगातार आतंकियों पर हावी हो रहे हैं और लगातार आतंकियों को मार भी रहे हैं और उनका आत्मसमर्पण जो है वो भी हो रहा है। जी बिल्कुल। तो सुरक्षा बलों के इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद भारतीय सेना ने स्थानीय पुलिस की मदद से संयुक्त अभियान शुरू किया और इस बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों का घेराव कर उनको आत्मसमर्पण करने को कहा। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है जहां पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। उधर गुजरात को 31 अक्टूबर को एक नई सौगात मिलने जा रही है। अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को करेंगे। फिलहाल ये प्लेन अहमदाबाद के साबरमती नदी में पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात में होंगे। इस दौरान वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट तक का सफर सी प्लेन में करेंगे। यह देश की पहली सी प्लेन सर्विस होगी। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने सोमवार को कलबुर्गी जिले में हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कांग्रेस नेता ने अफजलपुर तालुक के सारदागी गांव में किसानों के साथ बातचीत की और इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने उन्हें क्षेत्र में विशेष रूप से कपास की फसलों के नुकसान के बारे में अवगत कराया। आपको बता दें, महाराष्ट्र के जलाशयों से पानी छोड़े जाने और बारिश के कारण भीमा नदी कई दिनों तक उफनती रही, जिससे जिले के कई गांव जलमग्न हो गए। राजस्थान में नगर निगम चुनाव की बिछात जो है वो बिछ चुकी है। राजनीतिक पार्टियों के साथ बागी निर्दलीय अपना चुनाव चिन्ह लेकर मतदाताओं की चौखट पर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट हमारे संकल्प पत्र के बाद आया है। पहले तो उन्होंने ब्लैक पेपर निकाला, जब ब्लैक पेपर उन्हीं के मुंह पर काला साबित हो गया और उन्हीं के मुंह को काला कर दिया जब ब्लैक पेपर ने, और लोगों ने हंसी उड़ाई और हमने संकल्प पत्र जारी किया तो इन्होंने एक झूठ का पुलिंदा जारी कर दिया। सरकार में हम हैं, काम हमें करना, हम करेंगे आने वाले 3 वर्ष तक। तो जो सरकार में रहेगा वही करेगा। ये जो संकल्प ला रहे तो इनके यहाँ पे तो इनके पास कोई पावर नहीं, तो ये झूठ का पुलिंदा है। ये लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। जो काम मैं 4 दिन पहले मैंने घोषणा कर दी कि पूरे जयपुर में हर कॉलोनी में, हर सड़क पर हम खुद आगे बढ़कर सब जगह कैमरे लगाएंगे अपराधों को नियंत्रण करने के लिए, वो इन्होंने पॉइंट डाल दिया। जो बातें हम कह चुके हैं वो सारी बातें, और इनको शायद पता ही नहीं है, इनको क्या स्टडी कमजोर है। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार,
खबरों की बौछार सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सोमवार से प्रदेश में प्रारंभ हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में दूध से बने पदार्थों में मिलावट की शिकायतें बढ़ जाती हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार प्रदेश भर में आज से इस अभियान की शुरुआत की गई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस अभियान के नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। कोरोना काल में सरकार आम आदमी की जिंदगी बचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है और ऐसे में मिलावटखोरी जैसा निंदनीय कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई जरूरी है। किसी भी प्रकार की मिलावट को राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई फिर भी मिलावट करता पाया गया तो फिर कानून अपना काम करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाज़त सरकार किसी को नहीं दे सकती। वैसे भी कोरोना महामारी का काल चल रहा है, अभी आम आदमी की ज़िंदगी बचाने का लक्ष्य लेके सरकार काम कर रही है। ऐसे में अगर मिलावटखोरी का काम भी रहता है तो उससे बड़ा गंभीर अपराध कोई नहीं है और जो अपराध करेगा उसे अपराध की सजा मिलेगी। वहीं बांसवाड़ा में आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की गई और इस दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। तो साथ ही मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए जिला कलेक्टर और उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम के निर्देशन पर टीम गठित कर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जो है उसे तेज कर दिया गया है। बाजार में यह तेजी से बिक रहा था। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम ने पूरे प्रदेश में इस अभियान का आगाज जो है वह कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 26 से 14 तक प्रदेश में शुद्ध के लिए अभियान व्यापक स्तर से चलाया जा रहा है। इसके तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा जो है अध्यक्ष हैं, जिला पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा सदस्य हैं, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा सदस्य हैं। उपरोक्त जो है 26 से 14 तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों पे मांस की जांच, मावा पनीर आदि जो है उसमें दूषित पदार्थ तो नहीं है। उसके अलावा आटा, बेसन, खाद्य तेल और घी, सूखे में से मसाले आदि की जांच विभिन्न विभागों के द्वारा की जाएगी, जिसके अंदर जो परिणाम होंगे वो आपको फूड लेबोरेटरी। दीपावली से पहले बीकानेर में नकली और घटिया मावे की आपूर्ति का खुलासा हुआ। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने हजारों पीपे घटिया मावा जब्त किया। यह मावा बीकानेर सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भेजा जा रहा था। निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो कि आज दिनांक 26 से स्टार्ट होकर के आगामी 14 तारीख तक चलेगा, उसके तहत आज प्रथम कार्रवाई की गई है, जो कि प्रियंका कोल्ड स्टोरेज, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मावे के डिब्बे हैं, जिसको टेस्टिंग कराई जा रही है ताकि त्योहारी सीजन में जो हमारी आम जनता है उसको घटिया मावे से बचाया जा सके, बीमारियों की रोक। वहीं हरियाणा के सिरसा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने सट्टेबाजों पर कार्रवाई की है। आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को काबू किया गया। पकड़े गए आरोपी प्रेम कुमार और देवेंद्र कुमार सिरसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कल मैं बराह गश्त पड़ताल अरोड़वंश चौक सिरसा पर मौजूद था। मुखबर ने मुझे सूचना दी कि प्रेम कुमार व देवेंद्र कुमार दोनों ने बूथ नंबर 17 पर नीनाज मंडी सिरसा में आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खाईवाड़ी कर रहे हैं।
जो सूचना पाकर मैं राइडिंग पार्टी तैयार करके मौके पर पहुंचा और मौके पर दोनों को IPL मैच पर क्रिकेट सट्टा खाईवाड़ी करते हुए। राजस्थान के सुजानगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शहर में लंबे समय से IPL मैचों पर सट्टा लगाया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस ने शहर के दुलियाबास स्थित एक मकान पर छापा मारा, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर के बेटे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक लैपटॉप, एक टीवी, 10 मोबाइल और भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए। 2.25 करोड़ के लेन देन का हिसाब भी इसमें पता चला है। वहीं राजस्थान के सुजानगढ़ के गांव जिंदरासर में युवक ने अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग से उसके मुंह, हाथ सहित शरीर कई जगह से झुलस गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक का इलाज जारी है। और इस दौरान थाने के हेड कांस्टेबल रामलाल अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई में जुट चुके हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया। बीजेपी नेता ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस चौकी में घुसकर अफसरों के साथ अभद्रता की। जानकारी के अनुसार हाईवे पर कोतवाल की गाड़ी को रोककर नेता खड़ा हो गया। काफी समय तक नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा चला और फिर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए नेता को हटाया। गाड़ी को ले जाने का प्रयास किया गया, पुलिस के द्वारा उसको रोका गया। इंस्पेक्टर कोतवाली के द्वारा नियमानुसार उनका चालान किया गया। इसके बाद इनके द्वारा एतराज़ किया गया कि इंस्पेक्टर कोतवाली ने जानबूझ के ये कार्रवाई की है। इस पूरे प्रकरण में CO सिटी को मौके पर भेजा गया। CO सिटी के द्वारा बातचीत करके दोनों इंस्पेक्टर कोतवाल से और जिसका चालान किया गया था उन दोनों लोगों से बातचीत करके समझा बुझा के मामले को शांत कराया गया। पूरे प्रकरण की जांच मेरे द्वारा CO सिटी को दी गई है। इसमें काफ़ी वीडियो एविडेंसेस भी हैं, काफ़ी फोटोग्राफ्स हैं, कुछ मीडिया बंधु भी मौके पर मौजूद थे जिनके द्वारा वीडियो बनाया गया है। इन सब एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए और ये देखते हुए कि क्या क्या कार्रवाई मौके पे की गई, पूरी जांच। वहीं हरियाणा के झज्जर में अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक युवक को गोलियों से भून डाला। बदमाश सफारी गाड़ी में सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम दिए जाने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की संख्या 3 बताई जा रही है। मृतक की पहचान झज्जर के पड़ोस के गांव खेड़ी खुम्हार के आशुतोष के रूप में हुई। इस मामले में पुलिस घटना के हर पहलू को जोड़कर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हमारे को देर शाम को इतला मिली थी कि आशुतोष एलियस अमन सन ऑफ मुकेश खेड़ी कुमार का जो रहने वाला है लड़का, 23 साल इसकी उम्र थी, गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई। मौके पे मैं स्वयं भी गया था। तो टोटल हमारे अंदाजे से 11-12 गोलियां वहाँ पे चली है। जिंदा राउंड भी मिले हैं और खाली खोल भी मिले हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। हमने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम हमने। वहीं महाकुंभ शुरू होने से 2 महीने का समय जो है वह शेष रह गया है, लेकिन रुड़की क्षेत्र में हाईवे नहर पटरी का काम पूरा नहीं हो पाया, जिससे कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है, तो वहीं इस बार रुड़की को कुंभ क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। फिर भी कई विकास कार्य रुड़की क्षेत्र में हो रहे हैं। मंगलौर बाईपास नहर पटरी का कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिसने आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि मंगलौर बाईपास का काम 2016 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं अब 2021 का कुंभ मेला सर पर है, लेकिन उसमें भी यह काम पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कुंभ के दौरान शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिक्कत तो इतनी ज़्यादा है कि रोड पर अभी चलना मुश्किल हो गया। जब से लॉकडाउन ऑन हुआ है तो अभी रोड पे इतना भारी ट्रैफिक हो गया है कि सड़क पार करना भारी हो गया। और धीमी गति में यहाँ से लेकर मंगलौर सर मिलिट्री चौराहे तक
धीमी गति में गाड़ी चलती हैं, जिसमें कि बहुत परेशानी लोगों को होती है, जिसमें काफ़ी तेल भी फूकता है लोगों का, प्रदूषण की भी दिक्कत है और समय की भी बहुत बड़ी अभाव एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि अपने जहाँ पर किसी ने पहुँचना वो समय पर पहुँच नहीं पाता। कि काम इस समय प्रयास यही किया जा रहा है कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ससमय इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाए। तो अभी तो प्रयास फिलहाल यही है कि ससमय हम इसको पूरा कर लेंगे और इस संबंध में यदि यथास्थिति के अनुसार जो भी वैकल्पिक मार्ग इत्यादि की जरूरत महसूस की जाएगी। इमरती देवी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की विवादास्पद टिप्पणी के पृष्ठभूमि में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 73 वर्षीय कांग्रेस नेता को सोमवार को मानसिक रूप से दरिद्र बताया और दावा किया कि उनकी शब्दों की दरिद्रता से सूबे के सियासी साख जो है वह खराब हुई है। देखिए, कमलनाथ जी के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ कैसे भी कुर्सी प्राप्त कर लें, उसके लिए जो करना पड़े, जितने नीचे उतरना पड़े वो उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके विचार, उनके शब्दकोश किसी से भी अपनी सहमति व्यक्त नहीं करती। अभी राहुल लोधी आपकी पार्टी से जुड़े हैं क्या? कुछ और भी कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं आपके? बहुत सारे कांग्रेस के लोग चाहे विधायक नहीं है वो भी कांग्रेस के में अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसलिए बहुत। वहीं हरियाणा के टोहाना के गांव बोस्ती में पुलिस ने 2 कार सवार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 39,960 नशीली गोलियां बरामद की। पकड़े गए दोनों नशा तस्कर दिलबाग और बेअंत करनाल के असंध इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जब गाड़ी की चेकिंग की तो इनके कब्जे से नशीली गोलियां बरामद हुई। यूपी के हमीरपुर में बाजा गांव के निवासी किसान ने आर्थिक तंगी, बैंक का कर्ज और फसल की पैदावार न होने से परेशान होकर अपने खेत में नलकूप के पास जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे आनन फानन में राट सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। भाई आर्थिक तंगी, वो बैंक कर ऋण, इस वजह से आर्थिक तंगी के कारण फसल खराब होने के कारण उर्द मूंग की फसल बोई थी वो भी खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी। इस वजह से आर्थिक तंगी के कारण आकर और खेत में जाकर वहाँ नलकूप के पास अकेले पे जाकर जहर खा लिया। डिप्रेशन में रहते थे? है ना, हाँ, थोड़ा इसी वजह से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल ने आज रायपुर शहर के हृदय स्थल देवेंद्र नगर तिराहा से देवेंद्र नगर कॉलोनी जाने वाले मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्य का अवलोकन किया। इस सड़क के चौड़ीकरण होने से न केवल यातायात जाम जैसी समस्या से लोगों को निजात मिलेगी, बल्कि शहर को एक आकर्षक और व्यवस्थित मार्ग की सौगात मिलेगी। पंजाब के गुरदासपुर पुलिस ने एक गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल आईजी परमाल परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आईजी के मुताबिक तीनों आरोपी हेरोइन तस्कर हैं, जो कि पाकिस्तान से हेरोइन को मंगवाकर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में बेचते थे। आईजी परमपाल परमार के मुताबिक इन लोगों ने पिछले दिनों एक बैंक को लूटा था और बैंक के कर्मचारी को गोली मारकर 5.5 लाख रुपए की लूट की थी। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने पाकिस्तान से 22 किलो हेरोइन मंगवाई थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी डिटेक्टिव, डीएसपी सिटी ਤੇ डीएसपी डिटेक्टिव ਜਦੋਂ ਸੀਏ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਿਸਟਰ ਸੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਨਾਓ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸੀਜ਼ਿੰਗ देयर प्रॉपर्टीज आल्सो
ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸपुर ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। यूपी के बहराइच में चुनावी रंजिश में अधेड़ को दबंगों ने गोली मार दी। दरअसल गांव भदवानी निवासी 55 वर्षीय राम नरेश सिंह सुबह खेत गए हुए थे। किसी रंजिश में पहले से घात लगाए बैठे दबंग उन्हें खेत में खींचकर ले गए और ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर फरार हो गए। फायरिंग की आवाज को सुनकर गांव के लोगों ने देखा तो राम नरेश सिंह लहूलुहान पड़े थे, जिन्हें गंभीर हालत में घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत नाजुक बनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने जो मामला है वह दर्ज कर लिया है और जांच में जुट चुकी है। इनको तत्काल जिला अस्पताल रेफर कराया गया है। जिला अस्पताल में इनका इलाज करने के पश्चात उच्च उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ रंजिश थी, इस रंजिश वजह से कुछ लोगों ने इनके विरुद्ध इस प्रकार की घटना कारित की गई है। इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होती है इसमें मुकदमा पंजीकृत करके शीघ्र ही अन्य विधिक कार्रवाई। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना में मार्केटिंग बोर्ड की मुख्य प्रशासिका आईएएस सुमेधा कटारिया ने मार्केट कमेटी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की हाजिरी को चेक किया। उन्होंने रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश सचिव को दिए और उसके बाद वो अतिरिक्त अनाज मंडी पहुंची, जहां ऑनलाइन गेट पास प्रणाली और धान खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि किसानों को फसल खरीद में कोई परेशानी ना हो और लदान भी उचित तरीके से किया जाए। हमारा पर्पज होता है कि कहीं किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जो शेड्यूलिंग हो रही है उसके मुताबिक वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कहीं अनशेड्यूल्ड गेट पास का संख्या तो ज़्यादा नहीं, और इन सब विसंगतियों को देखते हुए बेसिकली यही पर्पस रहता है कि जनहित में कोई भी जो प्रॉब्लम है, मान लो परचेज एजेंसी। वहीं यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। दरअसल ये व्यक्ति संविदा कर्मी था, जहां से उसने कुछ सीनियर अधिकारी के नाम जाने और उनके बारे में जानकारी को लेकर उनके फोटोग्राफ इस्तेमाल किए। आपको बता दें, आरोपी ने फर्जी अधिकारी बनकर अपने कई काम करवाए। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर ली है। यह संविदा कर्मी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए काम किया करता था, ऑफिस बॉय के रूप में, और वहीं से इसने कुछ सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के नाम जाने और उसी के बाद से इसने उनका नाम इस्तेमाल कर अपने ट्रू कॉलर पे अपनी आईडी और उनका फोटोग्राफ इस्तेमाल करके ये कई पुलिस अधिकारियों को और अन्य विभाग के अधिकारियों को भी फ़ोन करके अपने व्यक्तिगत काम करवाया करता है। इस व्यक्ति से पूछताछ में इसने बताया कि ये अपने दोस्तों के बीच में अपनी साख बनाने के उद्देश्य से ये काम करता था। इस संदर्भ में अभिषेक चौबे नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेकर के एफआईआर। हिमाचल के हमीरपुर में बेटियों को मान सम्मान देने के उद्देश्य से हमीरपुर जिला ने पहल करते हुए हमारी बेटियां हमारी पहचान मुहिम शुरू की है, जिसके तहत जिला प्रशासन के सहयोग से जिले भर की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा, खेलकूद के अलावा बेहतर काम करने वाली लड़कियों के उत्साहवर्धन के लिए फोटो के साथ बड़ी होर्डिंग लगाई गई। सीडीपीओ हमीरपुर बलवीर बिरला ने बताया कि बेटा बेटी एक समान के उद्देश्य से हमीरपुर जिला में काम किया जा रहा है और इसके लिए पहल करते हुए ग्राम पंचायतों में उत्कृष्ट काम करने वाली बेटियों के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। बाल विकास योजना हमीरपुर में एक नई पहल की गई है। हमने हर पंचायत में जो है वो 6-7 बच्चियां जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में या कहीं अन्य सरकारी नौकरी में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है या जो सरकारी नौकरी में लगी हैं, उनको जो है वो एक समाज में उनकी जानकारी देने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए हर पंचायत में जो है हमने उनके नाम के ऑनर बोर्ड बनाए हैं, जिनको कि हर पंचायत में जो वो डिस्प्ले किया जाएगा। अक्सर लड़कियां जो है वो काफ़ी।
यूपी के लखीमपुर खीरी में कोतवाली सदर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी ने अपने ही पिता की हत्या की थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आपको बता दें, हत्या में शामिल कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी जो कि मृतक का पुत्र था, उसकी तलाश जारी थी, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त तलवार को अभियुक्त शिव बालक की निशानदेही पर महेवागंज पेट्रोल पंप के पास अनिल वर्मा के गन्ने के खेत से बरामद किया गया। बेटे और उसके पोतों ने मिलकर हत्या कर दी गई थी। इस पर तुरंत थाना सदर में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में पूर्व में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और आज मुख्य अभियुक्त शिव बालक जो कि मृतक के पुत्र हैं, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब तक की गई विवेचना में हत्या का मोटिव पैतृक संपत्ति को लेकर। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के नजदीकी गांव बलमगढ़ में गांव वासियों और किसानों ने रोष प्रदर्शन किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। और इस मौके पर गांव के सरपंच के पति बोहर सिंह ने बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो काले कानून पास किए वो सभी वर्ग के लोगों के लिए घातक हैं। वहीं किसान नेता ने कहा कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को रद्द नहीं करती, हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। रावण है ना, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੂਕਿਆ। ਇਹ ਫੂਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पटेल नगर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन की अफवाह ने आग में घी डालने वाला काम कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे क्षेत्र के अधिकारी द्वितीय और एलआईओ की टीम ने जांच पड़ताल में पाया कि जिस जगह धर्म परिवर्तन की बात की जा रही थी, वहां पर बौद्ध धर्म के लोग एक पूजा का आयोजन कर रहे थे। हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई। लगातार प्रशासन हर एंगल से जांच कर रहा है। प्रोग्राम का आयोजन करने वाले लोगों का कहना है कि दशहरे के एक दिन बाद हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में पूजा की जाती है, जिसको लेकर हमने पूजा का आयोजन किया था। आज भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में आईजी अंबाला मंडल से मिले। ये मीटिंग लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा चली। मीटिंग के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि आज आईजी एसपी ने नारायणगढ़ के मामले को लेकर 29 तारीख की मोहड़ा मंडी में होने वाले किसानों की महापंचायत को लेकर बात करने के लिए बुलाया था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने उन्हें कहा कि 29 तारीख तक हमारी इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं हो सकती, इसीलिए हमें वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी पुलिस ने 2 जगह विसरा रिपोर्ट भेजी है, इसके लिए पुलिस को कुछ समय दिया जाए। इसको देखते हुए हमने 29 तारीख की महापंचायत को स्थगित कर दिया। अगली महापंचायत हमने 10 दिसंबर को मोहड़ा अनाज मंडी में रखी है। देखिए, आईजी साहब ने आज हमारी मीटिंग बुलाई थी कि जो मैटर है 302 वाला जो नारायणगढ़ में मुकदमा हमारे किसानों के ऊपर दर्ज कर दिया गया है, जबकि उसको अटैक आया था, तो उस बारे मीटिंग बुलाई थी क्योंकि हमने उसका 29 तारीख की महापंचायत मोड़ा अनाज मंडी में रखी हुई थी, तो उसके लिए प्रशासन ने बुलाया था। और आज प्रशासन ने अपनी बात ये रखी है कि 29 तारीख तक हम जांच कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी विसरा रिपोर्ट गई हुई है और उसकी हार्ट रिपोर्ट गई हुई है। और वो महापंचायत करने का इनका पर्पज़ ये था, जो पीछे कुछ 15 दिनों पहले जो नारायणगढ़ में इशू हुआ था, उसमें जो एक एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसके बारे में इन्होंने महापंचायत करनी थी। तो इसी बारे में बातचीत करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, किसी प्रकार कोई दुर्घटना ना हो, पीस और शांति बनी रहे ज़िले में, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पे बुलाया था। आईजी साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी अध्यक्ष जो हैं और उनके बाकी जो नेतागण हैं, लोकल नेता हैं और पुलिस अधिकारी। हम हिमाचल प्रदेश के नाहन में मेजर जनरल अतुल कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें चर्चा की गई कि सामाजिक बुराइयों को दूर कर समाज को सभ्य बनाने में सेवानिवृत्त सैनिक संगठन अपनी विशेष भूमिका निभाएगा, जिसके लिए सेवानिवृत्त सैनिक संगठन ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली है।
तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मेजर जनरल अतुल कौशिक ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिक हैं और समाज को बेहतर बनाने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं और इसी कड़ी में जिला स्तर पर सेवानिवृत्त सैनिकों का संगठन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह संगठन शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए पेरेंट यूनियन के साथ मिलकर काम करेगा। दूसरा, युवाओं को नशे से दूर रखने में अपना सहयोग देगा। सिरमौर ज़िला में एक सर्विसमैन को संगठित करने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के तहत लाया जाए, और उसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई। इस संगठन जो सिरमौर का है, इसके नीचे ज़िला और ब्लॉक लेवल में पहले से ही हर एक विचारधारा के भूतपूर्व सैनिक अपना कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। ये जो हमने नवगछिया में बेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मड़वा निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशुतोष कुमार की बेहपुर थाना में की गई पिटाई के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों से मिले आवेदन पर एसपी स्वप्ना ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार को निलंबित कर दिया और इस दौरान एसपी ने बताया कि इस मामले में मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, तो साथ ही अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक शराब के नशे में पुलिस को गाली गलौज की थी, जिसके बाद युवक को थाने ले जाया गया। उनकी तबीयत खराब थी, परिजन का ऐसा आरोप है, तो उसके बाद में हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया इलाज के लिए। इलाज की तरफ इनकी मृत्यु हो गई। बाद में परिजन का आरोप है कि पुलिस वाले के द्वारा मारपीट की गई है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। उसी संबंध में ये लोग रोजाम हुए हैं और इनके द्वारा लिखित में एक आवेदन प्राप्त हुआ है ना, जिसकी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन काफी खास हुआ करते थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बना भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। लेकिन मिट्टी के बर्तन आज विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि चकाचौंध जिंदगी में लोग अपनी पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों मिट्टी से बने बर्तन स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं और आजकल लोगों का ध्यान मिट्टी से बने बर्तनों की ओर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे पुराने सभ्यता में मिट्टी के बर्तन होते थे, उससे आदमी का एक प्रॉपर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता। अब नई जनरेशन में क्या है, आदमी फैशन के दीवाना हो गया, ये बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी चीज़ आ गई हाँ से। लेकिन दोबारा आदमी आज अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने प्रति जब से संवेदनशील और जागरूक हुआ है, वो अपनी पुरानी प्राचीन सभ्यता में दोबारा वापस लौट के आने लगा है। उसे वही स्वास्थ्य के पर्पज से मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, जैसे हम लोग पहले घड़े में पानी पिया करते थे, स्वास्थ्य के पर्पज से भी। मिट्टी में आपको पता है अनेक तत्व होते हैं, प्रोटीन वगैरह सब बहुत आज टोटली विटामिन वगैरह। मुझे अच्छा लग रहा है इन बर्तनों को देखकर, और आज मैंने पहली बार देखे हैं और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इनको यूज़ करूं। तक खाना नहीं खाया आज तक, देख के नहीं रोकना, क्योंकि पहले बहुत पहले टाइम पे चलते थे, जब से स्टील के बनते तब से स्टील के बर्तन भी देखे हमने, आज तक मिट्टी के बर्तन भी देखे। आज देख रहे हैं अच्छा लग रहा है। ये प्रेशर कुकर देख रहे हैं, गिलास देख रहे हैं, क्योंकि पहले के लोग थे वो कभी बहुत कम बीमार पड़ते थे, लेकिन अब के लोग बहुत ज़्यादा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम। एक्चुअली मुझे ना शुरू से पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। मतलब मैं वृंदावन से हूँ, मथुरा से हूँ, तो मुझे पुरानी, जैसे वहाँ के लोग पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आज भी आप देखोगे वहाँ की गलियों में जाके देखोगे तो पुरानी चीज़ों का आपको खुद दिखेगा कि वहाँ लोग आज भी पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि पुरानी चीज़ें क्यों ना अपनाई जाए, क्योंकि लोग इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ सब चीज़ें, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। और उत्तराखंड के वर्तमान वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने एक चौंकाने वाला बयान जारी किया, जिसमें उनका कहना है कि वो 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश उनके लिए कांग्रेस पार्टी में दरवाजे हमेशा खोले जाने की बात कर रही है। इस पर कई नेता उनका कांग्रेस में स्वागत करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कई इसे ड्रामा बता रहे हैं। पुराने हमारे मंत्री रहे हैं और हमारे उसमें रहे, कांग्रेस में रहे, और भाई उनका स्वागत है। जो हमारे वो तो अपने पहले हमारे घर छोड़ के चले गए, अपने घर में आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो उनका स्वागत करते हैं और इससे पार्टी को और बल मिलेगा। क्या लगता है कि 2022 का जो चुनाव लड़ेंगे उन्होंने मना कर दिया है?
नहीं, उनको लड़ना चाहिए भाई। क्यों, हमारे उनसे तो हमको प्रेरणा मिलती है कि ऐसे नेता हमारे जिले के हैं और प्रदेश के हैं, तो भाई हमको लगता है कि ऐसे नेता हमारे बीच में आएंगे तो हमारा ही मनोबल बढ़ेगा और पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी की सीटें और ज़्यादा बढ़ेंगी। श्रम विभाग में मंत्रालय उनके पास था, अब वो किन कारणों से हटाया गया है, क्या किया गया है, हो सकता है उसमें कुछ नाराज़गी हो कि भाई मुझे इस विभाग से वंचित कर दिया। और फिर हरक सिंह जी अपने आप में सक्षम है, वो कहीं भी अगर हाथ डालेंगे तो उसमें वो सफलता उनको मिल। मैं ये प्रश्न आपसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि हरक सिंह रावत जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो इस फील्ड के माहिर हैं, ये आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, कोई पता नहीं है। ये तो हमें नहीं लगता कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो बिल्कुल चालबाजी है। अब कांग्रेस उनको अपने हाथ में लेना चाह रही है या वो जाना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो पता नहीं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।